खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में नाजरीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मिरातुन्निसा में, और ख़ास कर इस एपिसोड में जो कि हम गुज़िश्ता काफ़ी एपिसोड्स आपके सामने पेश की गई हैं। पहले हमने सीखा नाजरीन बहैसियत शौहर मर्द की ज़िम्मेदारियाँ, उसमें हमने सिस्टर शमीम लॉरेंस से बहुत कुछ सीखा, और फिर हमने कोशिश की आपके सामने बहैसियत बीवी औरत की ज़िम्मेदारियाँ एक शौहर की ज़ुबानी भी सुने। उसमें भी हम बहुत सक्सेसफुल रहे और बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे तमाम नाजरीन का हमें मिला। मगर ये टॉपिक इतना वसी है कि हम शौहर की ज़िम्मेदारियां अगर सीखना शुरू करें तो एक क्वेश्चन पे हमारा एक प्रोग्राम हमने तकरीबन इस तरह से हमने किया, क्योंकि आज के जिस दौर में नाजरीन हम सर्वाइव कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश में है, हर कोई बहुत सारे काम एक साथ करने की तगोदौ में है, और ना चाहते हुए भी हमें इन सब को करना जो है वो लाजिम होता जा रहा है। हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, हमारा हल्का अहबाब भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपनी उन जिम्मेदारियों से जो खुदा के पाक कलाम से हमें सीखने को मिली और हमने सीखी भी और कोशिश की कि आपके साथ शेयर करें, आपको सिखाने की कोशिश करें और आपसे सीखने की भी कोशिश करें, क्योंकि खुदा के कलाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस माशरे में रहते हुए 21वीं सदी में सर्वाइव करते हुए तमाम कामों को करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इंसान रोबोट बन गया है, सारे काम करना चाह रहा है और बहुत कुछ अचीव करना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है, और मेरा ख्याल है ऐसा करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो नाज़रीन आज इस प्रोग्राम की अगली कड़ी है, आपके साथ शेयर करेंगे कि बहैसियत बीवी औरत की और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, सिस्टर शमीम लॉरेंस के साथ मिलकर और सर लॉरेंस के साथ मिलकर। जी सिस्टर, कैसी हैं आप? मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, और शहाना आपकी भी बहुत सलामती हो, आपके घराना की सलामती हो, और इस सारे चैनल के जितने भी वर्कर्स हैं उन सब के लिए मैं दुआ खैर चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टर, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहैसियत बीवी जो है, यूँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, और इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल के साथ जी बिल्कुल 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 बात की थी। बीवी जो है उसके फ़राइज़ घर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों की निगहदाश्त करना, घर को मैनेज करना, और अच्छी बीवी जो होती है वो पूरे घराने के लिए यूँ ही है जैसे कि एक जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो है वो पूरा जिस्म का ढांचा जो है वो खड़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह बीवी के ऊपर जो है तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। और शौहर जो है उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आप समझ सकती हैं कि कितनी हैं। वो चूँकि वो घर के कफ़ील होते हैं, कफ़ालत करते हैं, इसलिए जो है उनके ऊपर भी जो है बाहर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। कमाना, बच्चों के लिए घर की निगहदाश्त करना, तमाम ज़रूरियात को जो है वो पूरा करना, ये शौहर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर शौहर की जिम्मेदारियों को हम लोग देखें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो उससे उन्हें कफ़ालत के लिए रखा गया है। और बाइबल मुकद्दस में पहला तिमोथियुस उसका 3 बाब और इसकी 12वीं आयत में यूँ मरकूम है, खादम एक बीवी के शौहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों के खूब बंदोबस्त करते हों। बिल्कुल। तो ये हमें बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमें जो शौहर है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। ही शुड बी अ प्रोवाइडर। तो उसे घर के अंदर जो है माना जाता है कि वो मुहैया करने वाला है, चीज़ों का कफ़ालत करने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनकी और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं वाइफ के लिए। सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी वाइफ से जो है वो मोहब्बत रखे। अगर आप जो हैं देखें कुर्सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त और उसका 3 बाब और 19 आयत में मरकूम है, ऐ शौहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मजाजी ना करो। तो अगर शौहर की जिम्मेदारियों को देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे तो वो घर का जो है खुदावंद ने जो बनाया उन्हें लीडर बनाया। ठीक है, घर का लीडर होने की हैसियत से घर की तमाम जिम्मेदारियां जो हैं उनके ऊपर आती हैं, यानी कि कमाने की जिम्मेदारियां। अगर वाइफ उनके साथ हेल्प करती है तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आजकल के दौर में आप समझ सकती हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर मिल के जॉब्स करते हैं तो फिर जो है बच्चों को ठीक तरीके से हम जो है उनकी
नरिशमेंट कर सकते हैं, उनको पालना पोसना उनका जो है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो एक मददगार, खुदा ने जो है आदम को बनाया और उसके लिए एक मददगार बनाया, और वो थी उसकी वाइफ। तो आज भी वाइफ जो है वो मददगार के तौर पे है। ये नहीं कि बीवी कमाए और शौहर जो है वो कुछ ना करे। बिल्कुल ठीक है। तो मगर आजकल देखने में ज्यादातर अभी यही आने लगा है, जो आपने पॉइंट आउट की है बात। तो शौहर जो है वो एज अ लीडर है, फिर जो है एज अ प्रोवाइडर जो है उन्हें हमें कलाम पाक सिखाता है। और वैसे भी इसके बाद जो है उसे अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात जो है वो प्राइमरी नीड्स जो है वो पूरी करनी चाहिए। मसलन रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये प्राइमरी नीड्स हैं जो उन्हें पूरी करनी चाहिए। अगर वो इन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते तो फिर घर के अंदर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अगर हम देखें तो डाइवोर्स का जो रेशो है वो आजकल बढ़ता चला जा रहा है। सही। क्योंकि जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते, और वाइफ्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठी होती हैं। जब शादी के लिए कोई भी लड़की नई नई शादी होती है तो घर में आती है तो उसकी ये एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं शौहर से, कि मेरा शौहर ये मेरे लिए करे और मेरे लिए जो है वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर होती हैं वो करने की ख्वाहिश रखती है। लेकिन जब शौहर नहीं कर पाता तो डिस्टर्ब होती है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक शौहर का जो है फ़र्ज़ है कि वो उसके इमोशंस का भी ख्याल रखे। बिल्कुल। ठीक है, उसके जज्बात का ज़रूर ख्याल रखे। जब वो जज्बात का ख्याल, अक्सर शौहर जो है वो ये कहते हैं कि अगर वाइफ जो है किसी बात पे रो पड़ती है तो कहते हैं तुम्हारा तो काम ही है आंसू बहाना। ठीक है, तो उन आंसुओं की कदर जो है वो नहीं समझ सकते। लेकिन उसी जगह पे अगर बेटा या बेटी उस आंसू को देखती है या बेटा देखता है तो वो आंसू साफ करते हैं और वो कहते हैं हम आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकते। सब कुछ हो जाए लेकिन हम आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकते। तो वो फीलिंग्स, वो जो बच्चे फीलिंग्स कर रहे होते हैं, जब वो शौहर वो फीलिंग्स नहीं कर रहा होता तो बीवी जो है उससे काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है साइकोलॉजिकली। बदमज़गी का भी सबब बनता है। बदमज़गी का जो है बहुत ज़्यादा बड़ा सबब बनता है, और डाइवोर्स का रेशो जो इस वजह से भी जो ना इंक्रीज हो रहा है। सही कह रही हैं, क्योंकि शौहर जो होता है वो साइकोलॉजिकली जो है वो वाइफ को नहीं समझ रहा होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है EQ और एक होता है IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन और इमोशनल क्वेश्चन। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका इमोशनल क्वेश्चन है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। जर्मनी के अंदर एक रिसर्च हुई थी 1965 में, और फिर 2005 में एक रिसर्च हुई थी, और उसके अंदर जो है वो उस रिसर्च में ये पता चला कि जो 40% EQ है यानी इमोशनल क्वेश्चन वो डिक्रीज हुआ है 40%। 2005 में ये मालूम हुआ कि वो डिक्रीज हुआ है, 1965 में वो हाई था। अगर आज आप देखें तो हर बंदा जो है वो आपको गुस्से में नजर आता है। सही बात है, सही कह रही हैं आप बिल्कुल। किसी से पूछें कि मेरी आदत है रिसर्च करने की, मैं ज़्यादातर लोगों से क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ कि अच्छा आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो मेजॉरिटी लोग वीकनेसेस के अंदर ये बताते हैं मुझे गुस्सा बड़ा आता है। 99% लोग कहते हैं हमें गुस्सा बड़ा आता है। क्या वजह इसकी? गुस्से की वजह जो है वो यही है कि हम लोग जो है अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों को तारी किए हुए हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपने बताया है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें जो हमारा माइंड है, जो हमारे इमोशंस हैं उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। पहले अगर आप देखें तो हमारे दादा दादी जो होते थे वो इमोशनली बड़े स्ट्रांग थे। अगर हम अपने मामा पापा को देखें तो वो उनसे थोड़े से कम थे। अगर हम अपने आप को देखें तो हम बहुत ही कम है, और अगर अपने बच्चों को देखें तो वो उससे भी कम है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये डे बाय डे जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल नहीं रखते। अगर हम बहुत पहले देखें, पुराने ज़माने में देखें तो एक दूसरे का लिहाज था, वैल्यूज़ थी, और एक दूसरे के लिए हम बर्दाश्त का मादा रखते थे। आज बीवी शौहर को बर्दाश्त नहीं करती और शौहर बीवी को बर्दाश्त नहीं करता। इवन कि एक घर के अंदर अगर 4 लोग होते हैं, 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, जॉइंट फैमिली सिस्टम तो तकरीबन हमारे मुल्क में भी जो है वो ख़त्म हो रहा है, और बाहर की दुनिया में तो आपको पता है बहुत ही कम है। तो वो 2-4 लोग जो हैं वो भी घर में रहना उनके लिए मुश्किल है।
लेकिन अगर आप अपने पुराने बुजुर्गों से पूछे तो 40-40 लोग एक घर में बिल्कुल रहते बिल्कुल थे सही बात है। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शाम को बैठते थे, खाते थे, पीते थे, हंसते थे, ठीक है, वो रिलैक्सेशन थी माइंड को। लेकिन आज जो है हस्बैंड वाइफ जॉब्स दोनों कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो दोनों ही अपने इमोशंस पे, वो भी कहता है मैं भी थका हुआ आया हूँ, वाइफ कहती है मैं भी थकी हुई आई हूँ, ठीक है। तो फिर जो क्या होता है, जब कोई काम घर के होते हैं तो उसमें वो जो है बदमजगी या हाँ लड़ाई जी, झगड़ा बिल्कुल जो है बिल्कुल वो बिल्कुल पैदा हो बिल्कुल। जाता है। मगर यहाँ पर सिस्टर जिस तरह आप बात कर रही थी, अभी मैं सोच रही थी जब आप गुफ्तगू कर रही थी कि जब हस्बैंड उसको इमोशनली नहीं अंडरस्टैंड करेगा और अगर कोई बाहर वाला फिर अंडरस्टैंड करे, तो फिर ये भी बहुत बड़ा एक इशू आजकल जो है वो, आजकल नहीं मैं समझती हूँ काफ़ी टाइम से है ये इशू, मगर सामने जो है वो अब आना शुरू हुआ है कि फिर वो उसी तरफ उसकी जो ना अट्रैक्शन उसी तरफ जाने लगती है, और फिर ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि रगबत उधर हो जी जाती जी है। जी। मैं इस चीज़ के ऊपर एक अरसे से बात कर रही हूँ, आज से नहीं, एक ज़माने से मैं बात कर रही हूँ। मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसी लेडी आई जिसका शौहर उसको छोड़ के चला गया। ये 20 साल पुरानी मैं आपको बात, और मैं भी यंग थी, शी वॉज माई फ्रेंड। तो उसका हस्बैंड छोड़ के चला गया, तो उसने जो है गैर कौम के मर्द से जो है वो शादी कर ली, सिर्फ अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए। अपने ससुर को जो है, ससुर का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े खादम थे उनके ससुर, और उनसे इंतकाम लेने के लिए जो है खूब उनको जो है बदनाम किया। 2 बेटियां थी छोटी, अब वो बच्चियां भी जवान हो गई हैं और बच्चियां भी कुछ ठीक ट्रैक पे नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात करती थी, अब उसने दोबारा क्रिश्चियनिटी को कबूल कर ली है जब शौहर दूसरे की डेथ हो गई जो गैर कौम से था। तो मैं एक बात हमेशा करती हूँ, 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिस शख्स को जो है सोचने का तरीका आ जाता है, वो अपने हालात से जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। यानी कि 2 तरह की थिंकिंग होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर उस औरत का जो है शौहर उसको छोड़ के चला गया था, तो वो क्यों ना दिन रात मेहनत करके उन बच्चियों को पाल पोस सकी, वो क्यों ना जो है उसने अपने आप को जो है खुदावंद के हाथों में दे दिया। जब हम सारी चीज़ें खुदावंद के हाथों में दे देते हैं तो खुदावंद हमारी मदद करता है। मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी आई वॉज जस्ट इंटर, और मुझे जो है पढ़ाई से ऐसे इश्क था जैसे कि किसी मर्द से कोई इश्क किया जाता है। दिन रात मेरी जो है लगन पढ़ाई के लिए होती थी। जॉइंट फैमिली में थी और स्कूल भी था और ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसके बावजूद जो है मैंने एजुकेशन को जारी रखा, और टीचिंग की कोई ऐसी डिग्री नहीं शायद मैंने जो ना की हो। मॉन्टेसरी से लेके सिटी और फिर पीटीसी और बीएड, एमएड और जितने भी शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, स्टिल नाउ आई एम स्टडीइंग। बड़ी बात है। तो बात ये है, मैंने अपने आप को जो है इस तरीके से लिया कि मुझे पॉजिटिवली जो है वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने हस्बैंड के साथ मिल के सारी चीज़ें करनी है, ना कि जो है नेगेटिव साइड पे हम जाए। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो शॉर्टकट्स देखती हैं, जब हस्बैंड जो है उनको डिस्टर्ब करते हैं, जब हस्बैंड जो है उनके इमोशंस का ख्याल नहीं करते, और वो साइकोलॉजिकली जो है वो बड़ी वीक होती हैं, और वो क्या करती हैं, फिर कोई दूसरा जब उनको अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करता है तो वो उस साइड पे रागिब हो जाती हैं और शादी जो है वो गैर कौम के अंदर जाके जो है वो कर लेती हैं। तो अगर वो उनको पॉजिटिव सोचना आ जाए तो मेरा ख्याल में खुदावंद जो है, जब हम अपनी मदद खुद करते हैं तो खुदावंद हमारी मदद करता है, और फिर बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये फ़लाँ लेडी जो है बड़ी अच्छी खातून है, उसने बगैर शौहर के अपने बच्चों की इतनी अच्छी निगहदाश्त की है, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। बहन भाई सपोर्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट करते हैं, आपके कोई अदारे जो होते हैं वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, और आप एक बावकार लेडी बन जाती हैं। लेकिन जब आप शॉर्टकट देखती हैं, आप दूसरी तरफ चली जाती हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। जब इज़्ज़त ही इंसान की ख़राब हो जाती है, कहते हैं कि जो घोंसला होता है उसे गिरा हुआ जो छोटा जानवर होता है वो दोबारा ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन अपनी ही नज़र से अगर कोई शख्स गिर जाता है तो वो दोबारा उसकी बहाली बड़ी मुश्किल होती है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग जो है नेगेटिव तरीके से जो है वो सोचें। अगर पॉजिटिव तरीके से, मेरा पैगाम उन तमाम बहनों और बेटियों के लिए है जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनके शौहर उनका ख्याल नहीं रखते,
शौहर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो उसे प्रोटेक्टर होना चाहिए। वाइफ जो है वो फील करे, जब वो उसके साथ है तो वो फील करे कि मैं प्रोटेक्शन में हूँ, मेरा ये मुहाफिज है। ऐसा ना हो कि वो उसकी एब्सेंट में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे, उसकी मौजूदगी में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे। फिर जो है शौहर को उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए। अगर वो चाहती है शॉपिंग के लिए जाना, अगर वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाना चाहती है तो शौहर को अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर शौहर अवेलेबल नहीं होता तो जाहिर है वो डिस्टर्ब होगी, मेंटली जो है वो डिस्टर्ब होगी, साइकोलॉजिकली इमोशनली डिस्टर्ब होगी, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो उसके चेहरे के ऊपर आपको नजर आएगी। कहते हैं कि शौहर का हर सलूक का रंग जो है वो बीवी के चेहरे पे देखा जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल सही अगर शौहर अच्छा सलूक वाइफ से करता है तो यकीनन जो है वाइफ खुश व खुरम नजर आएगी आपको। और फिर घर के छोटे छोटे काम हैं, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है कि वाइफ के साथ हेल्प करे। बिल्कुल। यहाँ पर सिस्टर ने तो बहुत ही डिटेल के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ भाई बताया है। आप क्या कहते हैं कि औरत की जिम्मेदारियां हैं अगर, और वो किस तरह से पूरी करे, और औरत का क्या रुतबा होना चाहिए खाविंद के लिए, वो किस तरह से मर्द को डील करे? जिस तरह सिस्टर ने बड़ी ही अहम पॉइंट्स पर निगाह सानी करवाई है, तो मैं चाहूँगी आप भी कुछ ज़रूर शेयर करें। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि दोनों मिलकर ही हम इस मामले का हल तलाश कर सकते हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी सबब से चल रही है, तो अगर हम ज़िद में आ जाएंगे एक दूसरे के साथ तो वो मामला हल नहीं होगा। मामला उसी वक्त हल में होगा जब हम एक दूसरे की बर्दाश्त करेंगे। बीवी शौहर को बात बर्दाश्त करे और शौहर को बीवी की बर्दाश्त करनी पड़ती है जब, तो फिर ही मामला हल होता है। इत्तेफाक जो इख्तलाफ किसी अच्छी बात पे भी हो सकता है, और जब इख्तलाफ किसी अच्छी बात पे होता है तो वो नेगेटिव होता है। इख्तलाफ से झगड़ा पैदा होता है, इंसान मुंतशिर हो जाता है, तकसीम हो जाता है, और इख्तलाफ जहाँ पे आ जाए वहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए इख्तलाफ मनफी के मायने में चला जाता है, और जहाँ पर इत्तेहाद होता है वहाँ पर सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, मोहब्बत प्यार आ जाता है वहाँ पर, और इत्तेफाक आ जाता है, और इत्तेफाक में बरकत है। इसलिए दोनों का एक साथ चलना, दोनों का ज़हनी आमांगी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए और हम माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक माशरा उसी वक्त अच्छा बनता है जब हम हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको हम जैसे आज प्रोग्राम हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो माशरा उसी वक्त डेवलप होता है जब अच्छे लोग हों, अच्छे लीडर हो, अच्छी लीडरशिप हो, और एक लीडर को अपनी नस्ल का फ़िक्र होती है, आने वाले लोगों की फ़िक्र होती है। अगर एक लीडर अच्छा नहीं होगा, इसी तरह से घर में एक लीडर, जैसे दोनों लीडर ही होते हैं, मियाँ बीवी दोनों लीडर ही होते हैं माँ बाप बच्चों के लिए, और जब तक ये दोनों आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे तो मामला हल नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आपने बिल्कुल सिस्टर की बात को ही सेकंड किया है और एग्री किया है। तो नाज़रीन, यहाँ पर मकसद एक हस्बैंड को भी बुलाने का यही है कि आपको पता चले कि, और मैंने किसी और के हस्बैंड के नहीं, और बल्कि किसी और की वाइफ को नहीं, बल्कि एक कपल को यहाँ पर इसी वजह से इनवाइट किया ताकि आप इनकी ज़िंदगी से सीखें कि इन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारा। और पिछले प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ इस पर बातें की हैं, और मैं समझती हूँ कि जब हमने कलाम में से मिसाल 31 पे बात की थी तो वो तो बहुत ही आउट क्लास डिस्कशन थी हमारी खुदा के कलाम से, कि औरत को किस तरह, जैसे आप कारोबार भी करती हैं, आप खिदमत भी करती हैं, आप बहैसियत बीवी घर में भी जिम्मेदारियाँ, माँ के बहुत कुछ, एक औरत जो है ना, एक औरत होते हुए बहुत सारी एरियाज़ में हमें काम करना होता है, और बहुत सारी ख़वातीन हैं, एक तो यहाँ सामने ही बैठी हुई हैं कि जो हर एक एरिया को बहुत अच्छी तरह से कवर कर पाई है, बल्कि इन सबको नहीं, अपने आप को भी आपने इस्टेब्लिश किया। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि शादी के टाइम आपने भी बताया कि इंटर थी, और उसके बाद यकीनन आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आज आप इस मकाम पर बिल्कुल इन्हीं की सपोर्ट की वजह से जो है मैं आगे बढ़ी हूँ। हम दोनों ने कभी ये नहीं सोचा कि
अगर मैं खाना हंडिया बना रही हूँ तो रोटियां तो नहीं खैर ये बना सकते, अगर मैं रोटियां बना रही हूँ तो ये हंडिया बना देते थे। अगर मैंने दोनों चीज़ें कर ली हैं तो ये बच्चों को टेबल पे खाना लगा देते थे। तो हम दोनों ने मिल के जो है वो सारी चीज़ें की हैं। और ये चीज़ें मैं ये चाहती हूँ कि हर शौहर अपनी बीवी के साथ करे, छोटी छोटी चीज़ों में वाइफ की जो है वो हेल्प करे, उससे वाइफ जो है वो खुश हो जाती है। अगर कोई चीज़ बीवी के अंदर जो है जो हस्बैंड को पसंद नहीं है, वो डिसलाइक करता है, तो उसको बड़े टैक्टफुली जो है वाइफ को समझाए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात कही है आपने। हाँ तो जी। अगर वो उसे हर वक्त ये कहेगा तुम्हारी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम कपड़े अच्छे नहीं पहनती, ये कलर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो नेगेटिव बातें करेगा तो वो फिर जो है डिस्टर्ब जिस तरह अभी भाई ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि अगर हम इत्तेफाक से ना उसको डील करें तो पॉजिटिव भी जो है ना वो नेगेटिव चीज होता चला जाएगा। बिल्कुल। तो मिसाल के तौर पे कोई बच्ची होती है, उसको खाना नहीं पकाना आता, तो हस्बैंड जो है बजाय उसे तनकीद करे, उसका हस्बैंड की ये भी जिम्मेदारी है कि उसके साथ जो है मिल के खाना पकवाए उसके साथ, और वो थोड़ी सी भी कुछ अच्छी चीज़ बना दे तो उसकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है, क्योंकि अप्रिसिएशन जो है इसके अंदर एक मैजिक है जो इंसान को जो है वो आगे बढ़ाता है। जिस तरह जो है सोने के लिए कटाली ज़रूरी है, इसी तरीके से इंसान के लिए जो है वो सताइश जो है वो ज़रूरी है, उसकी तारीफ़ जो है वो ज़रूरी है। जब तारीफ़ का एक जुमला जो है आप कर देते हैं तो वाइफ जो है वो खुशी से इतनी ज़्यादा वो अच्छे काम करने लग जाती है, उसकी ना कोशिश होती है कि मैं और अच्छा करूं ताकि मैं और भाई। कल की बात है, मैं नेट पे जो है एक रिसर्च देख रही थी, एक वीडियो मेरे सामने चल रही थी, वहाँ पर कपल जो है काफ़ी एजेड है। तो उन्होंने काफ़ी एजेड होने के बाद उन्होंने शादी की है, तो उसमें उनके जो आगे लाइंस चल रही थी जो मैं पढ़ रही थी वो यही था कि वो हस्बैंड अपनी वाइफ को छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है, उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है। और अक्सर औकात वाइफ हस्बैंड की जो लड़ाई का सबब बनता है ना, वो बात ध्यान से ना सुनना। हालांकि देखिए बड़ी छोटी सी बात है, बिल्कुल। मगर ये उनसे पूछें जिनकी बात ना सुनी जा रही हो, या आपका ध्यान भले वो बात सुन रहा है, बिल्कुल, मगर आपने अगर उसकी तरफ नहीं देखा ना, तो इसका मतलब है कि वो तवज्जो नहीं दी जा रही। बेशक हम दूसरे काम करते हुए बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, मगर जो हम चाह रहे होते हैं ना कि मैं आपसे बात करूं तो आपका ध्यान मेरी तरफ, अगर आप इधर उधर देखेंगे तो बड़ा ना अपने आप को गिल्टी फील होता है और ऐसा लगता है मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सबब भी है। ये मैं सिर्फ हस्बैंड्स के लिए नहीं कह रही, ये मैं उन वाइफ्स के लिए भी कह रही हूँ कि ये अगर आपके अंदर हैबिट है तो प्लीज इसे खत्म करें। तो आप देखिएगा कि आपके हस्बैंड आपके साथ बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। जादू नहीं होगा, मगर बहुत अच्छा असर पड़ेगा इस बात पे। और इसी तरह बच्चों की भी बात, अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो जब बच्चा कोई बात हमें बता रहा होता है ना, तो वो चाहता है मामा या पापा पूरे ध्यान से उसकी बात सुने। और अक्सर हम जब मुंह इधर उधर करते हैं तो बच्चा मुंह पकड़ के अपनी तरफ करता है कि मेरी बात सुने। तो इसी तरह बड़ी खूबसूरती के साथ आप दोनों ने जो है ना वो मेरे सवाल का जवाब दिया। यहाँ पर सिस्टर मैं चाहूंगी कि इन बातों से, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बच्चों की शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर इत्तेफाक है घर के अंदर तो फिर तो आप बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ठीक कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी भी इख्तलाफ है बात के अंदर और झगड़ा है घर के अंदर, तो फिर जो बच्चों की तरबियत है उसके अंदर आपके लिए बड़े प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। एक रिसर्च हमें ये बताती है, एमिड में जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैं टॉपिक्स देख रही थी रिसर्च के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक जो है वो सामने आया वो ये था कि वालिदैन के झगड़े का बच्चों की शख्सियत पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो उसके अंदर स्टडीज़ में हमने ये सीखा कि बच्चा जब माँ के बतन ही में होता है तो जो माँ सोच रही होती है बच्चे की शख्सियत वो बन रही होती है। अगर माँ नेगेटिव सोचती है तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव बनती है, सही। और अगर वो पॉजिटिवली सोचती है तो बच्चे की पर्सनैलिटी पॉजिटिव बनती है। बच्चा जो है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट अगर आपको ये ठीक करनी है तो फिर घर के अंदर पेरेंट्स को रोल मॉडल होना पड़ेगा। क्योंकि जो फैमिली है, फैमिली इज़ अ ब्लॉक ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है इसका जो हस्बैंड और वाइफ का आपस में कनेक्शन है, ठीक है, वो एक फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। मुआशरे के अंदर जो है एक घराना जो है वो अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा पहला रोल मॉडल होता है। यानी कहा गया कि माँ की जो गोद है वो पहली दर्शका है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहला जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है।
तो फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन अगर फैमिली है तो उसमें जो कुछ हम कर रहे हैं वो बच्चों की शख्सियत पे प्रिंट हो रहा होता है। बिल्कुल। जो कुछ हम बोलते हैं, जो हमारा इवन के आप देखेंगे कि जिस तरीके से माँ दुपट्टा ओढ़ती है, बच्चियाँ उसी तरीके से दुपट्टा ओढ़ती हैं, ठीक है। माँ जिस तरीके से जो है वो लिपस्टिक लगाती है, बच्चियाँ उसी तरीके से लिपस्टिक लगाती कॉपी हैं। करते हैं। तो बच्चे जो है वो माँ को और बाप को इस कदर कॉपी, बेटे जो है वो अक्सर बाप को कॉपी करते हैं, तो वो चीज़ें प्रिंट हो रही होती हैं बच्चे के ऊपर। तो जब इत्तेफाक जो है वो नहीं घर में, इख्तलाफ है घर में, झगड़ा है घर में, तो बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कहते हैं, वो बड़ी स्लो होती है। मैंने स्लो लर्नर्स के ऊपर एक रिसर्च की थी और मेरे सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आई जब मैं रिसर्च कर रही थी कि बच्चे जो हैं वो क्यों स्लो लर्नर्स हो जाते हैं, ठीक है। मैं हैरान परेशान थी कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ें, यानी बाप जो है जब माँ को उसकी तजलील कर रहा होता है, उसके माँ जो है बाप के हाथों पिट रही होती है, तो बच्चा, हमने ये सीखा कि बच्चा इतना ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने से वो डिस्टर्ब नहीं होता जितना माँ को मार खाते हुए होता है, ठीक है। उसकी हमने बाकायदा स्टडीज़ की थी, बाकायदा हमने उसकी रिसर्च की हुई है कि बच्चे के जो दिमाग है उसके ऊपर क्या क्या असरात होते हैं माँ के बाप के हाथों मार खाने के या जलील होते हुए जब माँ हो रही होती है। तो बच्चे की शख्सियत बुरी तरीके से मुंतशिर हो जाती है जब पेरेंट्स दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं या झगड़ा कर रहे होते हैं। और फिर हम ये कहें कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा अच्छा बने, हमारा बच्चा जो है कोई लीडर बने। आप कैसे अपने बच्चे को लीडर बना सकते हो जब आपका घर के अंदर माहौल ठीक नहीं है, आपके घर में इत्तेफाक नहीं है, आपके घर में जो है दोनों हस्बैंड वाइफ जो है एक रोल मॉडल नहीं। बच्चे पहला जो दर्स ले रहे हैं वो तो माँ बाप से ही ले रहे हैं। तो उस बच्चे की जो छोटा है, जो घर में है, जिसकी आप डेवलपमेंट करना चाह रही हैं, जिसकी शख्सियत बनाना चाह रही हैं, अगर उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे, अगर आपकी उसकी जो अंदर चीज़ें हैं उसको तराशेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं अंदर से, तो वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा। बिल्कुल। यहाँ पर सॉरी सिस्टर, आपको रोकने की मदाखलत करने लगी हूँ, टाइम बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा। अभी मैंने भाई की तरफ आना था, मगर फिर अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मिलेंगे। और बहुत कुछ सिस्टर ने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं कि मुझे पीछे से कहा जा रहा था कि टाइम ख़त्म हो गया है, टाइम ख़त्म हो गया है, मगर मैं नहीं चाह रही थी कि कोई बात रुक जाए, मिस हो जाए। मगर मुझे पता है भी सिस्टर ने बहुत कुछ कहना है, मगर अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं नाज़रीन। और बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है अपने लिए, हमारे लिए और हमारे तमाम अहबाब के लिए जो हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं। ज़रूर उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ और शेयर करेंगे। इसी के साथ मुझे और सिस्टर शमीम लॉरेंस को और सर लॉरेंस को आज इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं इसी जगह इसी वक्त। खुदा हाफिज़।